फ्रेंड्स, वेलकम टू ब्राइट वर्स एकेडमी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम लोग मैथ्यू और नोट पर डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करेंगे। जैसे कि हमारा जीएससी लेक्चर मीन्स की डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग पर प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो अभी तक हमारी 10 क्लासेस हो चुकी हैं। ये आपकी आई थिंक 11 क्लास है। ओके, तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में चेक कर सकते हैं, जिसकी प्लेलिस्ट अलग से बना दी गई है, तो उसमें आप चेक कर लीजिए। आज आपकी 11वीं क्लास है मैथ्यू और नॉट पर। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया है, न्यू सब्सक्राइबर हैं, तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस को भी ज़्यादा से ज़्यादा लाइक एंड शेयर किया करिए। यहाँ पर आपकी जीआईसी लेक्चर मेंस की डिस्क्रिप्टिव आंसर के मॉडल आंसर की हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं। ओके, अगर व्यूअर्स है तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को। और इसका पीडीएफ भी चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए तो आपको वहाँ पर पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगा। ओके, तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा और हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, जिससे पीडीएफ भी आपको इजीली मिल सके। ओके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए। ओके, वीडियोस को चलिए नहीं चलते हैं क्लास की ओर। सो आज हमारा क्वेश्चन मैथ्यू अर्नोल्ड के ऊपर है। ओके, चलिए देखते हैं क्या है। इवेल्यूट मैथ्यू अर्नोल्ड एज अ लिटरेरी क्रिटिक। तो एक साहित्यिक आलोचक के रूप में मैथ्यू अर्नोल्ड को यहाँ पर इवेल्यूट करना है, मूल्यांकन करना है उस चीज़ का। इसी तरह पे है डिस्कस मैथ्यू अर्नोल्ड्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। हमारी मैथ्यू अर्नोल्ड जो है अंग्रेजी साहित्य के एक पोइट, एज अ पोइट एंड अ क्रिटिक दोनों तौर पर हैं। तो और आपके सिलेबस में एज अ क्रिटिक भी दिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट बन जाता है। तो आज हम लिटरेरी क्रिटिसिज्म की उनकी बात कर रहे हैं यहाँ पर। डिस्कस मैथ्यू अर्नोल्ड्स कंट्रीब्यूशन टू इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म में आपको मैथ्यू अर्नोल्ड के योगदान पर आपको यहाँ पर डिस्कशन करना है। ओके, क्लियर हुआ क्वेश्चन? चलिए अब आंसर राइटिंग की ओर चलेंगे। चलिए ओके, चलिए लेट्स स्टार्ट। सो मैथ्यू अर्नोल्ड का टाइम ड्यूरेशन क्या है यहाँ पर? 1822 टू 1888। ओके, तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे। मैथ्यू अर्नोल्ड ऑक्युपाइज द डिस्टिंग्विश्ड पोजीशन इन इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। तो मैथ्यू अर्नोल्ड जो है हमारे अंग्रेजी साहित्यिक आलोचना में एक विशेष स्थान रखते हैं। ही वॉज नॉट मियरली अ पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज बट आल्सो वन ऑफ द इट्स मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक्स। मैथ्यू अर्नोल्ड जो है विक्टोरियन एज के एक महत्वपूर्ण पोइट और लिटरेरी क्रिटिक थे और साहित्यिक आलोचना के क्षेत्र में उनका बहुत बड़ा योगदान है। आपने यहाँ से स्टार्ट किया कि ही वॉज नॉट मियरली अ पोइट ऑफ द विक्टोरियन एज, वो खाली एक पोइट नहीं थे आपके विक्टोरियन एज के, बट आल्सो अ मोस्ट इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक, एक बहुत ही महत्वपूर्ण इन्फ्लुएंशियल क्रिटिक भी थे आपके मैथ्यू अर्नोल्ड। यहाँ से आपने स्टार्ट करेंगे। वो एक खाली विक्टोरियन एज के कवि ही नहीं थे, बल्कि इसके सबसे प्रभावशाली आलोचकों में से भी एक थे वो हमारे मैथ्यू अर्नोल्ड। क्लियर? हिज मेजर क्रिटिक एसेस, उनकी मेजर क्रिटिक एसेस को दिखाते हुए बात करेंगे। स्पेशली द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एट द present time 1864 and the study of poetry 1880 established important principles for judging literature. ओके, क्रिटिकल एसेज जो उनके द फंक्शन ऑफ द क्रिटिसिज्म एट द प्रेजेंट टाइम 1864 में है और द स्टडी ऑफ द पोइट्री, इंपॉर्टेंट आपके एसेज हैं इनके। यहाँ पर आप नाम इंक्लूड करके दिखाएंगे। ईयर हो गया, कब आए हैं ये? 1880 में ने इस्टेब्लिश किया इंपॉर्टेंट प्रिंसिपल फॉर जजिंग लिटरेचर। एसेज ने इनके साहित्य को आंकने के लिए एक महत्वपूर्ण यहाँ पर प्रिंसिपल्स इस्टेब्लिश किए हैं, सिद्धांत यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। ऐसे लगाकर बात करेंगे कि द फंक्शन ऑफ क्रिटिसिज्म एंड द प्रेजेंट टाइम एंड द स्टडी ऑफ पोइट्री में उन्होंने लिटरेचर को जज करने के लिए, आंकने के लिए जो इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल्स यहाँ पर इस्टेब्लिश किए हैं। ओके, हिज क्रिटिसिज्म एम्स टू रेज द इंटेलेक्चुअल, मॉरल एंड कल्चरल स्टैंडर्ड ऑफ बोथ राइटर्स एंड रीडर्स। तो उनका जो आलोचना का उद्देश्य रहता है वो राइटर्स और रीडर्स दोनों के बौद्धिक, नैतिक और सांस्कृतिक मानकों को ऊपर उठाना है। ओके, तो इस तरह से यहाँ की दिखाएंगे कि वो एज ए लिटरेरी क्रिटिसिज्म उनकी कौन सी इंपॉर्टेंट वर्क है, उन्होंने उनके क्या प्रिंसिपल्स है, किस तरह से वो जज करते हैं लिटरेचर को, क्या बताया उन्होंने, किस तरह से वो साहित्यिक आलोचना को ऊपर उठाते हैं। ओके, यहाँ पर आपने बात की। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ के में आएंगे। वन ऑफ अर्नोल्ड सेंट्रल आइडियाज इज डिसइंटरेस्टेडनेस। जो एक मेन सेंट्रल आइडिया होता है आपके अर्नोल्ड का, वो क्या है? इंटरेस्टेडनेस। ओके, अकॉर्डिंग टू हिम द क्रिटिक शुड अप्रोच लिटरेचर विदाउट पर्सनल, पॉलिटिकल एंड आइडियोलॉजिकल प्रिजुडाइज एंड शुड ट्राई टू सी द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी। यहाँ पर आप उनका जो मेन सेंट्रल आइडिया रहता है वो क्या होता है? डिसइंटरेस्टेडनेस मीन्स निष्पक्ष आलोचना हो गया। अर्नोल्ड का मानना था कि क्रिटिक इम्पार्शियल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए क्रिटिक। ओके, क्रिटिक को साहित्य का मूल्यांकन करते समय व्यक्तिगत पसंद नापसंद हो गई, राजनीतिक विचार हो गए, आइडियोलॉजिकल प्रेजुडाइज हो गई, धार्मिक विचार हो गए,
एंड सोशल पूर्वाग्रह हो गया, शुड ट्राई टू सी द सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिविटी। तो इन सबको अलग रखना चाहिए। मीन्स क्या है कि उसको ये नहीं सोचना चाहिए कि ये कविता मुझे पसंद है इसलिए अच्छी है, बल्कि उसे ये देखना चाहिए कि कविता वास्तव में कितनी उत्कृष्ट है। इसी विचार को अर्नोल्ड ने क्या कहा है, डिसइंटरेस्टेडनेस, कि कविता मुझे कितनी पसंद है, मुझे पसंद है इसलिए अच्छी है, नहीं, बल्कि ये देखना चाहिए कि कविता वास्तव में कितनी उत्कृष्ट है। तो ये इनका क्या है, डिसइंटरेस्टेडनेस। अर्नोल्ड का कहना है कि आलोचक को व्यक्तिगत, राजनीतिक, वैचारिक सबसे हट करके इन सब के बिना साहित्य का अध्ययन करना चाहिए और विषय को वस्तुपरक ऑब्जेक्टिवली को सब्जेक्ट ऑब्जेक्टिवली बनाना चाहिए। मीन्स विषय के वस्तुपरक रूप को देखने का प्रयास करना चाहिए। ओके, ही आल्सो बिलीव दैट क्रिटिसिज्म शुड स्प्रेड द बेस्ट दैट इज नो एंड थॉट इन द वर्ल्ड। मीन्स क्या है, अर्नोल्ड के अनुसार क्रिटिसिज्म का एक महत्वपूर्ण काम होता है। क्या काम है, द बेस्ट दैट इज नो दैट थॉट इन द वर्ल्ड। मीन्स दुनिया में जो श्रेष्ठ विचार और श्रेष्ठ ज्ञान है उसे लोगों तक पहुंचाना, ये क्रिटिसिज्म का एक महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट काम होता है। इसी काम को करना चाहिए कि जो कुछ आदमी जानता है, जो कि उसके ज्ञान है, उस चीज़ को दुनिया में स्प्रेड करना चाहिए। ओके, फैलाना चाहिए। जो श्रेष्ठ विचारों की श्रेष्ठ ज्ञान है उसे लोगों तक पहुंचाना चाहिए। दस क्रिटिसिज्म हैज़ एन इम्पॉर्टेंट कल्चर एंड एजुकेशनल फंक्शन। इसलिए उनके लिए क्रिटिसिज्म केवल किसी पोयम को गुड या बैड कहना नहीं है। क्रिटिसिज्म का उद्देश्य लोगों को कल्चरल एंड एजुकेशनल फंक्शन को बौद्धिक और सांस्कृतिक स्तर को ऊंचा उठाना भी है। ओके, उन्होंने एक क्रिटिसिज्म का काम है उसको जो बताया है, इज द बेस्ट दैट नो दैट थॉट इन द वर्ल्ड। तो इस तरह से करके आप कोटेशन भी लगा देंगे, उनकी डिसइंटरेस्टेडनेस की जो उनकी व्याख्या है उसको बताएंगे। ओके, क्लियर। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे आ जाते हैं। अर्नोल्ड्स फेमस कॉन्सेप्ट पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। उनका दूसरा कॉन्सेप्ट क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। मीन्स ग्रेट पोइट्री शुड ऑफर अ सीरियस एंड प्रोफाउंड इंटरप्रिटेशंस ऑफ ह्यूमन लाइफ। पोइट्री एज अ क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ। अर्नोल्ड की जो सबसे प्रसिद्ध अवधारणाओं में से एक उनका ये भी है, उनका कॉन्सेप्ट में ये है कि वे कहते हैं कि महान कविता केवल सुंदर शब्दों या मनोरंजन का साधन नहीं होनी चाहिए, बल्कि क्या होना चाहिए, ग्रेट पोइट्री को ह्यूमन लाइफ की गंभीर और गहरी व्याख्या करनी चाहिए। क्या है, पोइट्री शुड ऑफर अ सीरियस एंड प्रोफाउंड इंटरप्रिटेशन ऑफ ह्यूमन लाइफ। ग्रेट पोइट्री को ह्यूमन लाइफ की गंभीर और गहरी व्याख्या करनी चाहिए अकॉर्डिंग टू अर्नोल्ड। क्लियर। तो इनकी क्या है, क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की एक पोइट्री वो नहीं अच्छी जो हमने सुंदर सुंदर अच्छे शब्द लिख दिए और एक खूब अच्छा मनोरंजन हो रहा है उसमें, तो उसको हम एक अच्छी बहुत बेस्ट पोएम को उसमें नहीं रखेंगे। बट इसका एक ध्येय है, एक इम्पॉर्टेंस है, कब एक पोइट्री कब ग्रेट कही जाएगी, ग्रेट पोइट्री को ह्यूमन लाइफ को गंभीर और गहरी व्याख्या देनी चाहिए, तभी वो पोइट्री एक आपकी ग्रेट पोइट्री कहलाती है। क्लियर। मीन्स इनका क्या है कि जो अच्छी पोएम होती है, अच्छी पोइट्री होती है, वो हमें जीवन, मानव स्वभाव को, सुख दुख को और नैतिक समस्याओं को समझने में मदद करती है। क्लियर हुआ। चलिए नेक्स्ट बात करेंगे। ही फर्दर एम्फसाइजेस, वो एम्फसाइज जोर देते हैं हाई सीरियसनेस, उनकी जो हाई सीरियसनेस है। और महान कविता में हाई सीरियसनेस को भी बहुत महत्व देते हैं एज एन इम्पॉर्टेंट क्वालिटी ऑफ ग्रेट पोइट्री। एक ग्रेट पोइट्री की एक इम्पॉर्टेंट क्वालिटी है जो उनकी हाई सीरियसनेस, वो उसको भी बहुत महत्व दे रहे हैं। और फॉर अर्नोल्ड पोइटिक एक्सीलेंस डिपेंड्स नॉट मियरली ऑन ब्यूटीफुल लैंग्वेज बट आल्सो ऑन डेप्थ ऑफ थॉट एंड मॉरल सीरियसनेस। अर्नोल्ड के अनुसार जो महान कविता केवल मनोरंजन नहीं करती, बल्कि उसमें गंभीरता और ऊंचे विचार होते हैं। उसमें एक गंभीरता होती है और ऊंचे विचार होते हैं। डेप्थ ऑफ थॉट होती है, एक सीरियसनेस होती है। वो नॉट ओनली ब्यूटीफुल लैंग्वेज से वो सजा धजा होता है, बट लेकिन उसमें एक डेप्थ ऑफ थॉट होती है, एक आपका विचार दिखाई देगा, एक सीरियसनेस दिखाई देती है। तो वो एक ग्रेट पोइट्री के उसमें हम इसको रखते हैं। ओके, इसीलिए जो अर्नोल्ड के लिए जो पोइट्री की ग्रेटनेस है वो उनके सुंदर शब्दों से तय नहीं होती, बल्कि उसके थॉट एंड मॉरल सीरियसनेस से भी होती है। तो यहाँ पर आपने हाई सीरियसनेस की बात की, हाई सीरियसनेस को जोर देते हैं और डेप्थ ऑफ थॉट की बात कर रहे हैं। नेक्स्ट बात करेंगे, अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन इज हिज टच स्टोन मेथड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और टच स्टोन मेथड पर हमने एलटी पर अलग से इसका वीडियो अर्नोल्ड पर बनाया था, टच स्टोन मेथड को। तो आप एलटी के भी हमारे चैनल प्लेलिस्ट बनी है, तो उसमें देख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है। अलग से आपका टच स्टोन पर क्वेश्चन आ जाएगा तो आप उसको कर सकते हैं, उसको पढ़ लेंगे तो आपको काफ़ी हेल्प हो जाएगी उससे भी। तो टच स्टोन मेथड आपका हमने पूरा अलग से कराया है अर्नोल्ड के ऊपर, वो आप पढ़ लीजिएगा। तो यहाँ पर भी हम बात करेंगे टच स्टोन मेथड की। अनदर मेजर कंट्रीब्यूशन इज द टच स्टोन मेथड। अर्नोल्ड की सबसे प्रसिद्ध क्रिटिकल मेथड में से आपका एक है टच स्टोन मेथड, जो कहलाता है आपका एंड इन द स्टडी ऑफ
poetry, Arnold suggests that passages of unquestionably excellent poetry may be used as standards or touchstones against which other poetry can be tested. आर्नोल्ड का टचस्टोन मेथड जो है, जैसे सोने की शुद्धता जांचने के लिए कसौटी का प्रयोग किया जाता है, तो वैसे ही आर्नोल्ड के अनुसार पोइट्री की क्वालिटी जांचने के लिए महान कविताएं जो होती हैं कि श्रेष्ठ पैसेज को स्टैंडर्ड बनाया जा सकता है। ओके, कहने का मतलब है कि एक्सीलेंट पोइट्री होती हैं उनके पैसेज को मे बी यूज्ड एज अ स्टैंडर्ड और टच स्टोन्स, उसको यूज किया जाता है, एक स्टैंडर्ड बनाया जाता है, एक टच स्टोन कसौटी बनाई जाती है अगेंस्ट विच अदर पोइट्री कैन बी टेस्टेड, जिससे हम अदर पोइट्री को टेस्ट कर सकते हैं। ओके, हॉल के अनुसार जो स्टैंडर्ड पोइट्री, ग्रेट पोइट्री होती है, उनके पैसेजेस को कुछ लेकर हम उससे अदर पोइट्री को कंपेयर करेंगे तो वो होती है आपकी टच स्टोन मैथड। मीन्स उनका यही था कि अगर आप किसी पोइट्री का आपका कोई पैसेज है बहुत एक्सीलेंट सा है तो उसको दूसरी कविता की क्वालिटी पे कंपेयर करने के लिए यूज़ कर सकते हैं। तो यही इनका टच स्टोन मैथड था। ओके, आप उस एलटी वाले में देखिएगा टच स्टोन मैथड, उसमें हमने पोएट्स भी इंक्लूड किए हैं कि किन पोएट्स को उन्होंने बताया है कि इनके वर्क्स, इनकी पोएम्स को हम लोग टच स्टोन मैथड की तरह यूज़ कर सकते हैं। ओके, दिस प्रोवाइड्स अ प्रैक्टिकल मेथड ऑफ लिटरेरी एवोल्यूशन, ये प्रोवाइड करता है एक प्रैक्टिकल मेथड को लिटरेरी एवोल्यूशन के लिए। ऑल्दो क्रिटिक्स हैव क्वेश्चन इट्स सब्जेक्टिवली, इस मेथड की आलोचना भी हुई है। क्यों हुई है? क्योंकि ये निर्णय है कि कौन सा पैसेज वास्तव में महान है, कौन सा ग्रेट है, स्वयं क्रिटिक की जजमेंट पर निर्भर करता है। ओके, कि कौन सा पैसेज को हम ग्रेट कह रहे हैं, महान कह रहे हैं, तो वो खुद भी स्वयं क्रिटिक ही तो उसको जज करके बताएगा कि नहीं ये बहुत अच्छा पैसेज है। तो ये भी मेथड भी कहीं आलोचना इसकी भी हुई है। तो ऑल्दो क्रिटिक्स हैव क्वेश्चनड इट्स सब्जेक्टिवली, टच स्टोन मेथड की पूरी तरह ऑब्जेक्टिव नहीं मानी जाती है। हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म की बात करेंगे तो यहाँ आर्नोल्ड आल्सो एम्फसाइजेस द इम्पोर्टेंस ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड्स, इंटेलेक्चुअल बैलेंस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस। यहाँ पर आर्नोल्ड केवल लिटरेरी क्रिटिक नहीं थे, वे कल्चरल क्रिटिक भी कहलाते थे। उन्होंने बताया है इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड को बताया है, इंटेलेक्चुअल बैलेंस एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस को भी दिखाया है। आर्नोल्ड जोर देते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ क्लासिकल स्टैंडर्ड पर, इंटेलेक्चुअल बैलेंस पर एंड आर्टिस्टिक एक्सीलेंस पर। आर्नोल्ड केवल लिटरेरी क्रिटिक नहीं थे, वे कल्चर क्रिटिक भी थे। उन्होंने दो महत्वपूर्ण कॉन्सेप्ट दिए हैं, हिज डिस्टिंक्शन बिटवीन हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म रिफ्लेक्ट्स हिज वाइडर कल्चर क्रिटिसिज्म। ये जो आपके दो इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इन्होंने दिए हैं, हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म, हिज वाइडर कल्चर क्रिटिसिज्म रिफ्लेक्ट करते हैं उनके वाइडर क्रिटिसिज्म को। हेलेनिज्म रिप्रेजेंट clarity, spontaneity and pursuit of knowledge, while Hebraism emphasizes moral discipline and conduct। तो जो हेलेनिज्म है इसका संबंध किससे है? आपके हेलेनिज्म रिप्रेजेंट करता है क्लैरिटी एंड स्पॉन्टेनिटी को एंड द परस्यूट ऑफ नॉलेज को। तो मीन्स रीजन, इंटेलिजेंस, नॉलेज, क्लैरिटी, ये सब जो है इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट, ये सब चीज़ आपको हेलेनिज्म के द्वारा आपको दिखती है। अर्थात सोचने और समझने की शक्ति हो गई एक तरीके से कि जो हम क्या सोच रहे हैं, क्या हो रहा है, तो उसके आधार पर हेलेनिज्म हो गया आपका। इसका विजन को दिखाएगा और सोचने, इंटेलिजेंस को दिखाएगा, नॉलेज हो गई, क्लैरिटी हो गई, इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो गया, अर्थात सोचने और समझने की शक्ति को दिखाता है। और हेब्रिज्म की बात करेंगे तो इसका संबंध आपका मॉरलिटी से हो गया, ड्यूटी से हो गया, डिसिप्लिन से हो गया, कंडक्ट से हो गया, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटीज से हो गया। हेब्रिज्म एम्फसाइजेज मॉरल डिसिप्लिन एंड कंडक्ट, मॉरलिटी को दिखाता है आपका हेब्रिज्म, बात जोर देता है ड्यूटी पर देता है, डिसिप्लिन पर देता है, कंडक्ट पर देता है, मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी पर देता है, सही आचरण और नैतिक अनुशासन पर जोर देता है आपका। तो आर्नोल्ड दोनों के संतुलन को महत्वपूर्ण मानते हैं कि इन दोनों का संतुलन की पोइट्री में होना चाहिए। हेलेनिज्म और हेब्रिज्म के बीच उनका फर्क उनकी बड़ी कल्चर आलोचना को दिखाता है। हेलेनिज्म सहजता और ज्ञान की खोज को दिखाता है, जबकि हेब्रिज्म नैतिक अनुशासन और व्यवहार पर जोर देता है। तो इनकी हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म को ये जोड़ देते हैं और दोनों के संतुलन को महत्वपूर्ण मानते हैं। क्लियर? तो ये आपने यहाँ पर हेलेनिज्म एंड हेब्रिज्म की बात किया। फिर क्रिटिकल व्यू भी दिखा देंगे एक आध और उनका एवोल्यूशन करके देखेंगे, मूल्यांकन करेंगे। क्रिटिकल एवोल्यूशन की बात करेंगे यहाँ पर। आर्नोल्ड ग्रेट स्ट्रेंथ इज हिज अटेम्प्ट टू मेक लिटरेरी क्रिटिसिज्म सिस्टमैटिक, कॉम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव एंड कल्चरली यूजफुल।
तो अर्नोल्ड की सबसे बड़ी ताकत क्या है? लिटरेरी क्रिटिसिज्म को सिस्टमैटिक, कॉम्परेटिव, ऑब्जेक्टिव और कल्चरल रूप से उपयोगी बनाने की कोशिश, यही उनकी सबसे बड़ी ताकत है इसमें। ओके, हाउएवर हिज टचस्टोन मेथड कैन बिकम सब्जेक्टिव एंड हिज स्ट्रॉन्ग प्रेफरेंस फॉर क्लासिकल स्टैंडर्ड्स समटाइम्स लिमिट्स हिज एप्रिशिएशंस ऑफ डिफरेंट लिटरेरी ट्रेडिशंस। हालांकि उनका जो टच स्टोन मैथड है वो सब्जेक्टिव हो सकता है, उनका जो टच स्टोन मैथड की अभी हमने बात की वो सब्जेक्टिव हो सकता है, और क्लासिकल स्टैंडर्ड के लिए उनकी मजबूत पसंद कभी कभी अलग लिटरेरी ट्रेडिशन की उनकी समझ को सीमित कर देती है। रेने वेलेक ने अर्नोल्ड की टचस्टोन मेथड की कमियां को बताया है। यहाँ पर क्या कहा है? पॉइंटेड आउट रेने वेलेक ने और पॉइंटेड आउट लिमिटेशन इन अर्नोल्ड्स टचस्टोन मेथड, पर्टिकुलरली इट्स लैक ऑफ कंप्लीट ऑब्जेक्टिवली एंड सिस्टमैटिक साइंटिफिक बेसिस। ओके, तो इस तरह से आप रेने वेलेक का लगाएंगे कि अर्नोल्ड की टचस्टोन मेथड की कमियों को बताया, खासकर इसकी पूरी ऑब्जेक्टिविटी और सिस्टमैटिक साइंटिफिक आधार की कमी को इन्होंने यहाँ पर बताया है। वेलेक ने विशेष रूप से टचस्टोन मेथड की लिमिटेशन दिखाई है। उनके अनुसार जो ये मेथड है पूरी तरह से आपका जो है साइंटिफिक नहीं प्रूफ होता है, साइंटिफिक या ऑब्जेक्टिव नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जो सिलेक्शन है अच्छे ग्रेट पैसेज का लेने का कहीं किसी पोयम से, तो वो क्रिटिक के जजमेंट्स पर निर्भर करता है। ओके, तो ये आप रेन वेलेक का लगा देंगे। ओके, तो यहाँ पर आपने क्रिटिकल व्यू और एवोल्यूशन किया क्रिटिकली, एंड हेलेनिज्म, हेब्रिज्म की बात किया, टचस्टोन मेथड की बात किया, हाई सीरियसनेस की उनकी पोइट्री की दिखाई, और क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ की बात की, उनकी डिसइंटरेस्टेडनेस को दिखाया, क्रिटिकल एसेस की बात की, स्टडी ऑफ पोइट्री वगैरह की। ओके, तो यहाँ पर इस तरह से लास्ट में आपने पूरा कवर किया, फिर नेक्स्ट आप कंक्लूजन देकर एंड कर देंगे। ओके, दस मैथ्यू अर्नोल्ड इज अ मेजर फिगर इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म। मैथ्यू अर्नोल्ड इंग्लिश लिटरेरी क्रिटिसिज्म के में एक बहुत बड़ी हस्ती है। इसका कॉन्सेप्ट ऑफ डिसइंटरेस्टेडनेस, टचस्टोन, हाई seriousness and poetry as a criticism of life have had a lasting influence। तो उनकी सारी जो कॉन्सेप्ट, कविता के कॉन्सेप्ट को लंबे समय तक चलने वाला असर रहा है उनका। Despite certain limitation, Arnold transformed criticism from mere personal opinion into a more serious discipline and evaluative intellectual activity। कुछ कमियों के बावजूद आर्नोल्ड के आलोचना को सिर्फ अपनी राय से ज़्यादा गंभीर, डिसिप्लिन और इवेल्युएटिव इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी में बदल दिया है। तो कहने का मतलब है, अंत में आपको बताएंगे मैथ्यू अर्नोल्ड ने क्रिटिसिज्म को केवल मुझे यह कविता अच्छी लगी वाली व्यक्तिगत राय नहीं माना। उन्होंने कहा क्रिटिक को निष्पक्ष होना चाहिए, श्रेष्ठ साहित्य पहचानना चाहिए, कविताओं को जीवन की कसौटी पर देखना चाहिए, अच्छे लिटरेरी स्टैंडर्ड्स बनाने चाहिए। इसलिए उनकी कॉन्सेप्ट आपके इम्पॉर्टेंट है। एंड इस प्रकार कुछ सीमाओं के बावजूद मैथ्यू अर्नोल्ड ने साहित्यिक आलोचना को एक गंभीर, अनुशासित और सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण और बौद्धिक गतिविधि का रूप दिया है। ओके, तो ये थी हमारे आज पर मैथ्यू अर्नोल्ड पर क्लास। तो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, फीडबैक दीजिएगा अपना, और अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब भी किया करिए ज़्यादा से ज़्यादा। ओके, चलिए अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करेंगे। और इसका आपको PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम से जुड़ जाइए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो उसका PDF भी हम सेंड कर देंगे। ओके, चलिए बताइएगा। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।